नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त जो कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर का राग अलापता था यूएन में, वो कश्मीर का नाम क्यों भूल गया। पाकिस्तान के दोस्त क्यों छोड़ रहे हैं उसे, और पाकिस्तान का वो डायलॉग कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लोग डूबेंगे, वो अपने साथ टर्की को एफएटीएफ में तो ले गया। शायद टर्की की गलती होगी लेकिन पहुँचे दोनों साथ ही, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो कश्मीर का नाम लेना अब भूल चुका है, लेकिन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी थी। दोनों के दोनों एक ओआईसी नया बनाने के लिए तैयारी में थे। दोनों के दोनों मिलकर इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनना चाह रहे थे, सऊदी को हटा के, सऊदी अरेबिया को। लेकिन हाँ, पलटवार तो सऊदी की तरफ से भी होगा और अमेरिका की तरफ से भी होगा। अमेरिका को भी तो आंखें दिखाने लगे थे ये तुर्की साहब। अब जहाँ तक बात, दोनों की दोस्ती कैसे थी। अर्तुगुल के सीरियल वहाँ टर्की से पाकिस्तान में चले और पाकिस्तान के लोग इतने दीवाने हो गए कि इससे पहले कोई नहीं जानता था उस अर्तुगुल को। ये सीरियल देखने के बाद अर्तुगुल की मूर्तियाँ लगनी शुरू हो गई। कैसे लगनी शुरू हो गई, मतलब लगी, बहुत जगह लगी। जहाँ महाराजा रंजीत सिंह की मूर्तियाँ तोड़ रहे थे, वहाँ एक दूसरे कंट्री की, हज़ारों किलोमीटर दूर एक दूसरे कंट्री का हीरो, उसकी मूर्तियाँ अपने कंट्री में लगाई इन्होंने। और अपने कंट्री के पास कोई, इनके पास हीरो नहीं है शायद, मुझे नहीं दिखता। अगर होता तो वो लगाते। 71 वॉर हुई हो या कोई और हीरो हो जिसने इनके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया हो, या एयरफोर्स का कोई हो या आर्मी का कोई हो, भाई पिछले आर्मी चीफ्स की मूर्ति लगा देते। एर्तुगरुल की लगाई। कोई हीरो नहीं अपने कंट्री में, ना किसी के पास कोई अचीवमेंट। चल यार, तुम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जिन्ना साबी की लगा देते। एर्तुगरुल की मतलब कौन है वो, तो आप पहली बार तो नाम सुन रहे हो, वो भी टीवी सीरियल देख के। चलिए, एनीवेज, आपकी प्रॉब्लम है, आपका कंट्री, आप एलियंस की लगाइए, हमें क्या मतलब। अब बात करते हैं इसके, वो भूल क्यों गया, वो कश्मीर का नाम लेना क्यों भूल गया, और क्यों दे दिया उसने पाकिस्तान को धोखा। उसने पाकिस्तान को धोखा इसलिए दे दिया और कश्मीर का नाम इसलिए लेना बंद कर दिया क्योंकि उसकी इकॉनमी जो है ना, वो बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में, मतलब वाकई में ऐसी हालत में है कि अब वो सस्टेन अपने आप को शायद ही कर पाए। क्योंकि एफएटीएफ की तरफ से उस पर लग गए हैं बहुत सारे सैंक्शंस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उस पर लग चुकी, ग्रे लिस्ट में आ चुका है वो। और इसके सैंक्शन, मतलब सैंक्शंस एफएटीएफ की तरफ से नहीं है, ग्रे लिस्ट में आ चुका है। और ग्रे लिस्ट में आने के बाद कंट्रीज अपने आप रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आसानी से नहीं आती, और वो इन्वेस्टमेंट जिसकी इस तुर्की को ज़रूरत बहुत थी। अब पाकिस्तान को ये लग रहा था कि तुर्की की तरफ से हम कुछ करेंगे, पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास खुद के पास नहीं, कहाँ से देगा। तो चीन की ओर दोनों देखते हैं। चीन खुद अपनी क्राइसिस में फंसता जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी क्राइसिस हो या कोल क्राइसिस हो, वो सारी चीज़ें। अभी चीन में और भी क्राइसिस हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, सामने उसकी गवर्नमेंट ने दबा रखी हैं, पता लगेगा कुछ दिन में। पूरी दुनिया से तो जो सैंक्शंस, इंडिया ने भी उसके बहुत सारे ऐप्स बैन किए। वहाँ ट्रंप पहले ही बहुत सारे इंपोर्ट्स बैन कर गया था। मैं चाइना पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। असलियत यह है कि चाइनीज़ इकोनॉमी उस तरीके की रोबस्ट इस समय नहीं है जिस तरीके की वो 3 साल 5 साल पहले हुआ करती थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू टर्की। टर्की की गवर्नमेंट ने ये अर्दोगान साहब, अर्दोगान को ये लगता था कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनूं। क्यों? और इस्लाम का दामन थामा क्योंकि इकॉनमी उनकी रिजीम में गिरती जा रही थी और उन्होंने इस्लाम का दामन थामा और वो अपने आप को इस्लामिक खलीफा, एक्चुअली इसी तुर्की में हुआ करता था खलीफा जिसको हटाया गया था, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने हटाया था। और वो खलीफा जो था वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का चीफ था। उसके बाद से कोई नया खलीफा आ नहीं पाया था और किसी ने मतलब कुछ लोगों ने ऑफ़र किया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब इनके दिमाग में यह था कि मैं खलीफा बनूंगा, क्योंकि पिछला खलीफा जिसको पूरी इस्लामिक वर्ल्ड रिस्पेक्ट करती थी वो टर्की से थे। वो जब हटाए गए थे तो उससे पहले इंडिया में खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था और वो खिलाफत मूवमेंट उस खलीफा को बचाने के लिए होता, लेकिन क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने साफ बोल दिया था कि नहीं, अब हम सेक्युलर रहेंगे, हमें इस खलीफा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री पहले ही बहुत बर्बाद हो चुकी, इनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना कुछ हमने नुकसान झेलना पड़ा, हम क्यों घुसे इन सब चक्करों में। वो ख़त्म हो गई कहानी। अब इस समय लीरा गिर रहा है और बहुत बुरी तरह से, क्योंकि एफएटीएफ में तो आ ही चुका है, उनकी इकोनॉमी टूट चुकी है बुरी तरह से। लीरा करीब 15% एक दिन में गिरा था, आज नहीं, कुछ टाइम पहले,
जब एर्दोगान ने अपने सेंट्रल बैंक के चीफ को सैक कर दिया था और उसकी जगह कुछ इस्लामिक प्रिय बंधु बैठा दिए थे। अब इस्लामिक बंधु के बस का है, ये काम एर्दोगान ही कर सकते हैं। और ये किन किन लाइंस पे चल रहे हैं? ज़ियाउल हक की लाइंस पे चल रहे हैं, जैसे ज़ियाउल हक पाकिस्तान को चला रहे थे कि हर जगह एक इस्लामिक बंदा बैठा दो। उसके बाद कॉर्पोरेट डेट्स डिफॉल्ट होने शुरू हुए और इकोनॉमी क्रैश करनी शुरू हुई। इस समय तुर्की के लोग बोल रहे हैं कि भाई हम खरीदे कहाँ से सामान? आज कुछ रेट होता है, उसके एक महीने बाद कुछ अलग रेट होता है, क्योंकि लीरा गिर चुका होता है, अमेरिकन डॉलर बढ़ चुका होता है और रेट ऊपर चला जाता है। इनफैक्ट लीरा जो है ये एक नई करेंसी आई थी। इससे पहले टर्की को हमेशा से बोला गया सिक मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि इसकी इकोनॉमी हमेशा से खराब थी और इतनी खराब थी कि $1 में कई लाखों लीरा आते थे। उसके बाद एक 2005 में 1 जनवरी को एक नया लीरा लाए, बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब रीजनेबल कंटेंट पे कि अमेरिकन डॉलर से कनेक्ट करके। वो 1 लाख कुछ नहीं था उसमें, लाखों कुछ नहीं थे। लेकिन अभी वो फिर गिर चुका है। अब $1 में 10 लीरा आ रहे हैं। कहाँ जब नया आया था तो वो 1-2 पे था, ज़्यादा नहीं था। आज 10 लीरा आ रहे हैं $1 पे। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अगले साल तक $1 में 100 लीरा हो जाएंगे, क्योंकि FATF से अगर ये बाहर नहीं निकल पाया और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज होता चला गया तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। और एर्दोगान जो कि हर जगह बोलते फिर रहे थे, कश्मीर जो कि लीडर बनने के सपने ले रहे थे, अब उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। कहाँ वो कश्मीर बोलेंगे, इसलिए भूले वो कश्मीर। और बताता हूँ आपको मैं, तुर्की को $200 बिलियन चाहिए सालाना अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालने के लिए। उसका करंट अकाउंट डेफिसिट $200 बिलियन का है। $200 बिलियन कहाँ से आएंगे? फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टर्की का $85 बिलियन पे। हाँ, मतलब ये बिलियनों में बात हो रही है। पाकिस्तान तो ये 1 बिलियन के लिए कहीं कहीं कटोरा लेके बैठा है, एक जगह 4 बिलियन के लिए वहाँ कटोरा पहुँच गया था सऊदी अरेबिया। बट यहाँ की हालत डिफरेंट है। यहाँ टर्की बहुत बड़ी इकॉनमी, यूरोप का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन पाया आज ना है, लेकिन फिर भी नेटो के अम्ब्रेला में आता है। और नेटो के अम्ब्रेला पे मैं अभी थोड़ी देर में फिर से बात करूँगा इसी वीलॉग के थोड़ा सा एंड में कि नेटो का अम्ब्रेला का गेम क्या है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं। और इनफैक्ट लीरा इसी साल 25% नीचे गिर चुका है इस साल। और ये जो वैल्यू गिरी है उसके बाद प्राइसेस, यानी कि वेजिटेबल प्राइसेस, फूड प्राइसेस और दूसरी प्राइसेस, कोर्ट के हो या नॉर्मल जो है जो भी आदमी यूज़ करते हैं, उसकी कीमतें एकदम ऊपर भागी हैं। तो लोग वहाँ बोल रहे हैं यार हमारी तनख्वाहें बढ़ी नहीं, ये प्राइसेस सारी ऊपर भाग गए, हम घर कैसे चलाएं? ये एर्दोगान को इम्पैक्ट कर रहा है और एर्दोगान के दोबारा इलेक्ट होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट कश्मीर से तो नहीं आएंगे। अगर वो सोच रहा है, एर्दोगान ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इंडिया से कुछ हेल्प ले पाऊँ, इंडिया से कुछ मुझे मिले, क्योंकि इंडिया बहुत एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत इम्पोर्ट भी करता है। और एक इस समय तो एर्दोगान के लिए एक बिलियन डॉलर बहुत कीमती है ना। तो वो उस पर्सपेक्टिव को रख के आज शायद ये सोच रहे हैं कि इंडिया से दुश्मनी ना ली होती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत सपोर्ट मिल सकता था। खैर, इसके बाद इन्फ्लेशन 19% पे है महंगाई, जो कि यूरोप में हाईएस्ट है और वर्ल्ड में 10वें नंबर पे सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये इमरान खान के दोस्त हैं, इनकी सिचुएशन बहुत बुरी हालत है। इनकी सिचुएशन ये है कि लीरा 23% अपनी वैल्यू इसी साल में खो चुका है और पिछले 3 साल में 60% गिरा है। और ये बोला जा रहा है कि ये और गिरेगा और ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि अब संभलना मुश्किल होगा। हाँ, जहाँ तक की बात, एर्दोगान ने क्या किया है, जमाल खशोगी वाले केस में पूरे वेस्ट को नाराज़ किया। सॉरी, जमाल खशोगी वाले केस में इन्होंने सऊदी अरेबिया को नाराज़ किया। खैर, दूसरे के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनके केस में इन्होंने 10 एम्बेसडर्स को निकालने की धमकी दी, उसके बाद भी लीरा गिरा। राइट। उसके बाद इन्होंने एक साजिश रची पाकिस्तान के साथ मिलके परमाणु बम बनाने की।
हालांकि ये नेटो के अम्ब्रेला में आते हैं और नेटो के 50 न्यूक्लियर वेपन्स इनके कंट्री में हैं, वो रखे हुए हैं, लेकिन वो नेटो की कमांड में, इनकी कमांड में नहीं है। एर्डोगन साहब खुद ही ऑन रिकॉर्ड है 2019 की एक स्पीच में सितंबर में इन्होंने बोला कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं रख सकते, हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स रखना हमें अलाउड क्यों नहीं है। खैर उन्हें अलाउड है कि नहीं है, हमें उससे क्या मतलब। ये एनपीटी आपने साइन की थी, हमने नहीं की थी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी आपने साइन की थी, हमने नहीं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि उन्हें कहीं से न्यूक्लियर वेपन्स, और ये सीक्रेट प्लान उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिल के बनाया था, जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन ये, और मीटिंग की थी उन्होंने डेप्यूटी चीफ ऑफ टर्किश आर्मी जनरल सेल्चुक बयाकरगलू, नाम भी थोड़ा सा अजीब सा, मैं पूरा प्रोनाउंस नहीं कर पाया। इन दोनों की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग पिछले साल 22 और 23 दिसंबर को हुई थी, और इसमें ये न्यूक्लियर मामला जो है ना, कि हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है, आप सेंट्रीफ्यूज दे पाएंगे कि नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान तो ऐसी चीज़ें करता रहा है, वो AQ खान के उससे कि उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन किया है इससे पहले, और टर्की उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन में टर्की की कई फर्म्स काम कर रही थी AQ खान के लिए। तो अब टर्की अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाने के मूड में है, और वो इस्लाम का सहारा भी ले रहा है, कुछ भी कर रहा है वो व्हाटएवर। लेकिन पूरी वर्ल्ड को ये साफ दिख रहा है, अमेरिका भी परेशान है इससे, यूरोप भी परेशान है, सबको लग रहा है कि टर्की न्यूक्लियर वेपन्स का करेगा क्या, किस पे अटैक करेगा। तो ये जो एर्दोगन के सपने हैं ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। खैर गिरती इकोनॉमी के साथ फेल होता कंट्री वो इतनी आसानी से उठ नहीं पाएगा दोबारा। और क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, यूरोजोन का मेंबर नहीं है, इसलिए इसे बचाने भी शायद कोई ना आए, जैसे कि ग्रीस को या आयरलैंड को बचाने यूरोपियन यूनियन आ गया था। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।